हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम जो वन दरोगा की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको एनसीईआरटी का जो 9th और 10th क्लास के हैं साइंस की, वो मैं आपको बुक करा रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी हम 9th का सिलेबस पढ़ रहे हैं। अगर अभी तक आपने जो है चैप्टर नहीं देखे तो आप जाके प्लेलिस्ट में वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी फॉर्मेट में हम आगे जो है एक साइड से हम जो है सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और दूसरे साइड से हम जो है इसके क्वेश्चन यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर चैप्टर को नहीं देखा अभी तक आपने, तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि वो चैप्टर आपके जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन से पहले। इससे पहले हमने जो है 1 से 50 क्वेश्चन जो फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने करे थे। और आज जो हम करने वाले हैं 51 से शुरू करने वाले हैं और 100 तक यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे। और उससे पहले जो है हमने केमिस्ट्री के भी यहाँ पे क्वेश्चन कराए हैं आपको। तो उम्मीद है आपने वो देख ली होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज आगे। तो देखिए 51वां क्वेश्चन आता है आपका, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य परास कितना होता है। तो जो आपका दृश्य प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्ध्य आपका 400 nm से लेके 700 nm तक होता है। तो nm बेसिकली आपकी जो तरंग दैर्ध्य प्रकाश तरंग दैर्ध्य होती है उसकी जो यूनिट होती है। ठीक है, और जो तरंग दैर्ध्य की माप करते हैं तो तरंग दैर्ध्य बेसिकली इसका मीटर में यहाँ पे मापन होता है। अगला क्वेश्चन आता है, मानव आँख किस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। तो जो मानव की आँख होती है वो बेसिकली यहाँ पे 555 nm तक की प्रकाश तरंग दैर्ध्य के लिए सुग्राही होती है। अगला आता है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो जो आपका प्रकाश विकिरण होते हैं उसकी प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान यहाँ पे होती है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बन जाता है आपका कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो जो प्रकाश की गति होती है बेसिकली आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ पे प्रकाश की गति होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इसको आपने नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आपका बेसिकली यह 500 सेकेंड यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और अगर मिनट की बात करें तो 8.5 मिनट यानी जो है 8.5 मिनट यहाँ पे आपको लगते हैं। अगला क्वेश्चन बन जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित क्या रहता है। तो प्रकाश जैसे यहाँ कोई माध्यम है, यहाँ अगर सघन माध्यम है, यहाँ आपका विरल माध्यम है, तो प्रकाश अगर इस माध्यम से इस माध्यम में जाता है तो आपका जो है यहाँ पे आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो आवृत्ति में बेसिकली आपका कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला आता है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो आपके प्रकाश तंतु होते हैं जो कि प्रकाश से रिलेटेड यहाँ पे बोल सकते हैं, जो आपके यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, जैसे बल्ब हो गया तो उसमें प्रकाश तंतु बेसिकली लगाया जाता है आपका। तो वो बेसिकली पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे यहाँ पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मृग मरीचिका का कारण क्या है। तो जो मृग मरीचिका होता है उसका कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जैसा कि रेगिस्तान में यह देखने को मिलता है, जैसे आपका सूर्य रहता है, कोई आदमी ठीक है यहाँ पे है, तो बेसिकली उसकी आंखों से यहाँ पे जल में जो है यहाँ पे एक सूर्य से एक कोण बनता है। ठीक है, तो इस कोण से आपका यहाँ पे परावर्तन मनुष्य की आंखों में होता है, तो उसको लगता है कि पानी यहाँ निकट ही है। तो इसलिए मृग मरीचिका का बेसिकली कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगला क्वेश्चन बन जाता है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं। तो इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण ये होता है कि पृथ्वी की जो सतह होती है उसका वह वक्राकार होती है। अगला बन जाता है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेक्षण करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपकी आवृत्ति मॉड्यूलन होती है उसका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, दृष्टिपटल पर कैसा चित्र बनाता है। तो जो आपका दृष्टिपटल होता है वह वास्तु से छोटा पटल बनाता है और जो है वास्तविक यहाँ पे चित्र बनाता है। नेक्स्ट आ जाता है, किसी तारे का रंग जो है उसकी किस प्रकृति को दर्शाता है। तो जो तारे का रंग होता है वो आपका ताप की प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपका कोई तारा है उसका कलर अगर रेड दिखाई देता है तो रेड कलर बेसिकली अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी आपको रेड टाइप का दिखाई देता है।
नेक्स्ट बन जाता है प्रकाश का रंग जो है किससे निर्धारित होता है। तो जो आपका प्रकाश रंग का रंग होता है वो आपका बेसिकली तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग के प्रकाश की होती है। तो ये आपके लाल रंग की प्रकाश की जो है तरंग दैर्ध्य होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें जो है 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो जो 7 रंग होते हैं उनमें जो है लाल रंग का प्रकाश जो है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। अगला बन जाता है सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग के प्रकाश की होती है। तो जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है वो आपके बैंगनी रंग की होती है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला आ जाता है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है। जो वास्तविक सूर्योदय होता है वो पहले नहीं होता है, ठीक है। तो उससे कुछ समय पहले हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। तो यह बेसिकली जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आता है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो जो आकाश होता है हमें नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो लघु तरंगें होती हैं वो आपकी दीर्घ तरंगों की अपेक्षा जो है अधिक प्रकीर्णित होती है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो याद रखना है लघु तरंगें जो है अधिक प्रकीर्णन करती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि वाहनों में जो है पृष्ठ दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका वाहनों में पृष्ठ दर्पण होता है उसमें बेसिकली यहाँ पे उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है आपका वो अवतल दर्पण होता है। अगला बन जाता है खगोलीय दूरदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो जो आपकी खगोलीय दूरी है उसके लिए आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जैसे यह जो है खगोलीय विज्ञान में यहाँ प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बन जाता है आपका इंद्रधनुष जो है दोनों सीमांत वर्णपट कौन से होते हैं। तो जो इंद्रधनुष होता है, ठीक है आपका, तो इंद्रधनुष के जो 2 रंग होते हैं, जो सीमा पर 2 रंग होते हैं, ठीक है। तो इंद्रधनुष तो आपने देखा होगा, इंद्रधनुष में आपके बेसिकली 7 रंग होते हैं। तो जो इस प्रकार से रंग कलर रहते हैं, तो जो सीमा में 2 रंग रहते हैं, एक तो हो गया आपका बैंगनी और दूसरा आता है आपका लाल रंग, ठीक है। तो जो सतहों पर रहते हैं एक लाल रंग होगा और दूसरा बैंगनी रंग यहाँ पे रहते हैं। अगला क्वेश्चन बन जाता है जल में वायु का बुलबुला जो है किस लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो जल में जो वायु का बुलबुला होता है वो आपका अवतल लेंस की भांति यहाँ पे व्यवहार करता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, ठीक है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो जो आपका समतल दर्पण होता है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे है, अगर उसका जो है पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जो समतल दर्पण होता है उसका जो है आधी ऊंचाई का वह दर्पण होना चाहिए। नेक्स्ट आता है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो जो आपका बेसिकली समतल दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ पे अनंत होती है, ठीक है, अनंत कह सकते हैं, अनंत होती है। अगला आता है दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष के लिए आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि पानी की बूंदें गोलाकार होने का क्या कारण है, ठीक है। ये आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो कमेंट में क्या, चलो मैं ही बता देता हूँ। जो पानी की बूंदें होती है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें आपकी गोल होती है। अगला आ जाता है आपका कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए मैंने आपको बताया था इसके लिए आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला आ जाता है इष्टतष्ट दूरी दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ये आपका 25 सेंटीमीटर होती है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बनता है आपका किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख के किस भाग पर बनता है। तो जो आपकी आँखें होती है मनुष्य की आँख, तो जो है प्रतिबिंब आपका रेटिना होता है ना बीच में, तो वहाँ पे जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला आता है सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो जो आपका सूर्य का प्रकाश होता है बेसिकली उसकी रंगों की संख्या यहाँ पे 7 होती है। जैसा कि आप सूर्य का प्रकाश अगर आप प्रिज्म अगर सूर्य के प्रकाश में रख दें तो यहाँ से जो है 7 रंग यहाँ पे प्रकीर्णित होते हैं, ठीक है, 7 रंग यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगला आता है कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है समान रहते हैं, ठीक है। तो कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, तो जो आपका सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट होता है ये आपका -40 डिग्री पर आपका जो है समान रहते हैं। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है एक
स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है आपका, ठीक है, तो उसके शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होता है, जो कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित ताप कितना होता है? ठीक है, तो जो आपके घर में रेफ्रिजरेटर होगा, फ्रीज वगैरह होता है, तो उसमें जो है 4 डिग्री सेल्सियस जो ताप होता है उसमें जो है यहाँ पे इसको ताज़ा रखा जाता है, जो कि खाद्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, अगला आता है, दूर संचार के लिए कौन सी तरंगें प्रयुक्त की जाती है? तो जो आपका दूर संचार होता है उसमें आपकी सूक्ष्म तरंगें प्रयोग की जाती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला आता है, ध्वनि का वेग जो है अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो जो आपका ध्वनि का वेग होता है, ठोस माध्यम में आपका बहुत ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है। अगला आता है, ध्वनि का वेग वायु में लगभग कितना होता है? तो जो वायु में ध्वनि का वेग होता है आपका, वो आपका 330 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला आता है, किस स्तर से अधिक की जो ध्वनि होती है वो हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो आपका 80 डीबी से ऊपर की ध्वनि जो होगी आपकी, वो जो है हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। ठीक है, तो डीबी जो है ध्वनि का यहाँ पे मात्रक होता है। अगला आता है, टेलीविज़न ग्राही को दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाए जाते हैं? तो ये आपका अवरक्त विकिरण होते हैं, जिनका जो है टेलीविज़न ग्राही को नियंत्रण में रखने के लिए प्रयोग होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बन जाता है आपका कि बिजली के बल्ब का तंतु जो है किसका बना होता है? तो जो बिजली के बल्ब होते हैं आपके, उसका तंतु बेसिकली आपका टंगस्टन धातु के बने होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये बताया है। जो फ्यूज़ का सिद्धांत है वो आपका कौन से फ्यूज़ का सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो जो फ्यूज़ का सिद्धांत होता है वो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है। अगला आता है, CFL का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो जो आपका CFL होता है, यानी इसका पूरा नाम जो क्या होता है? तो इसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट और लैंप। ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप इसका पूरा नाम होता है। और एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ से कि जो आपका LED होता है, LED का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो लाइट एमिटिंग डायोड आपको यहाँ से याद रखना है। LED का फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछा जाता है, LED का भी। अगला आता है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो जो आपका विद्युत बल्ब होता है जो कि आपके घरों में लगा है, इसके अंदर बेसिकली आर्गन गैस भरी होती है। नेक्स्ट आता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो प्रत्यावर्ती धारा बेसिकली आपकी AC होती है। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट होती है जो आपके घरों में आती है। ठीक है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा होती है, ये इस प्रकार से चलती है। अगर इसका ग्राफ देखें तो ये 240 वोल्ट ऊपर, 240 वोल्ट नीचे, तो इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है प्रत्यावर्ती धारा का। और जो आपकी DC धारा होती है वो आपकी सीधी रहती है। ठीक है, तो DC यानी जो अगर पूछा जाए कि आपके घरों में कौन सी धारा प्रयुक्त होती है, तो आप प्रत्यावर्ती धारा आंसर होगा। और अगर आंसर क्वेश्चन आ जाए कि जो बैटरी होती है, बैटरी में कौन सी धारा होती है, तो बैटरी में आपका बेसिकली DC धारा होती है। ठीक है, डायरेक्ट करंट बोलते हैं इसको, DC को। और जो प्रत्यावर्ती धारा होगी वो आपकी अल्टरनेटिव करंट होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे होता है। तो इसके लिए रेक्टिफायर युक्ति यहाँ पे प्रयोग की जाती है, जो कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करती है। अगला आ जाता है, सूर्य पर जो है ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, तो जो आपका सूर्य है, यहाँ पर जो है नाभिकीय संलयन की क्रिया से आपका जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। जैसे कि सूर्य के नाभिक में बहुत सारे यहाँ पे जो है बहुत सारे आपके तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये नाभिकीय संलयन यहाँ पे होता है, तो उससे जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन बन जाता है आपका कि एक कृत्रिम उपग्रह जो है विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, तो जो कृत्रिम उपग्रह होता है जो है किसी भी देश द्वारा जैसे अंतरिक्ष पे उपग्रह भेजा जाता है। ठीक है, तो उपग्रह भेजता है तो यहाँ पे सोलर सेल लगे होते हैं, तो जो सूर्य से यहाँ पे एनर्जी आती है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो उससे जो है सोलर सेल यहाँ पे चार्ज होते हैं। उसके बाद जो है विद्युत ऊर्जा का ये बेसिकली यहाँ पे स्रोत होता है। अगला आता है, भारत में प्रचुर मात्रा में कौन सा ईंधन मिलता है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत में जो है थोरियम के जो है पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। अगला आता है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो ये आपका आर्यभट्ट है, ये तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है, हवाई जहाज़ के ब्लैक
बॉक्स का रंग कैसा होता है। तो जो हवाई जहाज़ का ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग यहाँ पे नारंगी होता है। नेक्स्ट बनता है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो जो ये महान वैज्ञानिक गैलीलियो थे, इन्होंने ही दूरबीन का आविष्कार किया था। ये भी आपको याद रखना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला आता है रडार का आविष्कार किसने किया था। तो जो आपका रडार होता है, इसका आविष्कार आपका रॉबर्ट वॉटसन ने किया था। 100वां क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है वो आपका 18 फरवरी को बेसिकली मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज भी 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को यार लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको ज़रूरत है, जो लोग वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों एक बात और, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आप जो है सही डायरेक्शन में जा रहे हो। केवल वन लाइनर के भरोसे मत रहिए। इसके जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत कम चांसेस में बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 40% जो है क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी अगर आप कवर करते हो तो आपके जो है यहाँ से 90% क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन बनने हैं, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होता है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे जो सिलेबस था आपका दिया था कि 9th और 10th की साइंस से आएगा और जो एनसीईआरटी बुक से आएगा, तो वो आपको साफ साफ लिखा था। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 9th और 10th की एनसीईआरटी कवर करनी है, जो कि मैं आपको अपने चैनल पे यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। और दोस्तों मेरा ये यहाँ पे प्रयास रहेगा कि आपको जल्दी से जल्दी मैं आपको 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है वो आपको ख़त्म कर दूँ। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे। तो पहले आप एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, तो जिससे हमारा जो है आपका सिलेबस काफ़ी कवर हो जाएगा और आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पे रिमाइंड होते रहेंगे। और इससे जो है जो भी क्वेश्चन बनेगा आपका, वो क्वेश्चन आपका जो है प्रॉपर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार फिर से, ठीक है, और शेयर कर दो। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ अगले सेशन में। अगले सेशन में मैं फिर से आपके लिए यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा। ये छोटे छोटे सेशन है, आप इनको ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको जो है बहुत सारी हेल्प होने वाली है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।